आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर कि इंड एएस किन पर अप्लाई होते हैं, ताकि आप लोग शॉर्ट में फटाफट से एग्जाम से पहले रिवीजन कर पाएं। देखें, जो इंड एएस है इसके बारे में कुछ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये आए कहाँ से हैं। ये आए हैं IFRS एंड IAS से। इसकी हमने पूरी हिस्टोरिकल जानकारी क्लास में दी थी, हालांकि वो हिस्टोरिकल जानकारी आपके एग्जाम के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। ये जो IFRS और IAS आए हैं इंडिया में, जब ये आए तो इनका नाम क्या बन गया? इनका नाम हो गया इंड एएस। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी लगाई थी। कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने अपने पास इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, कार्व इन कर दिए और कुछ कार्व आउट्स कर दिए। यानी कुछ कुछ जगहों पर हमने अपने स्टैंडर्ड्स को IFRS और IAS से चेंज कर दिया। इस स्ट्रेटजी के तहत हम लोगों ने इंडिया में इंड एएस लेकर आए थे। कोई मेजर कार्विन्स और कार आउट्स की अगर बात करें तो जैसे कि हमारे पास D7 या मैं पैरा नंबर से नहीं बात करता, हम बात करते हैं डीम्ड कॉस्ट एग्जम्पशन। डीम्ड कॉस्ट एग्जम्पशन का मतलब हो गया कि हमारे पास हम अपने एसेट्स की कॉस्ट जब पहली बार इंड एएस लगाएंगे तो क्या रखी जाएगी, इसका हम लोगों ने अपना एक कार्व आउट बना दिया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। कुछ बातें लिखी हुई थी ऑलरेडी IFRS में, हमने उनको मानने से इनकार कर दिया, हमने अपना कुछ नियम निकाल दिया। ऐसे ही हमारे पास एक एक्सचेंज डिफरेंसेस का लॉस होता है जिसे हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं, जो कि इंटरमीडिएट में भी आप कर देते थे पैरा 46A के अंदर। तो वही हमारे पास यहां पर भी रख दिया गया कि हाँ ठीक है, आप अपने पास यहां पर उसे क्या करेंगे, कंटिन्यू टू कैपिटलाइज, जो आप पुरानी पॉलिसी थी उसको रखते जाएंगे। तो ऐसे करके ये कार्व आउट हो गए। कार्विन के अंदर भी एक एग्जांपल दिया था हमने कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस का। कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस हमारे पास जो हैं, ये वो हैं जो ट्रांजैक्शंस हमारे पास इन द नेचर ऑफ मर्जर होती हैं। हम कोई बिजनेस को अपने साथ जोड़ रहे हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो हमने अपने पास इंडिया में उसको इंक्लूड कर दिया, जबकि इंटरनेशनली ऐसा कॉन्सेप्ट अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं लेकर आएंगे IFRS बोर्ड, लेकिन हम अपने पास यहां पर उसको इंडिया में ले आए हैं। तो ये कार्विन हो गए और कार्व आउट हो गए। तो ये आपको एज अ स्टूडेंट पता होने चाहिए कि हमारी इंडिया की ये स्ट्रेटजी थी। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स फॉर दिस कार्विन एज वेल एज कार्व आउट्स। इंड एएस बेसिकली लाने के पीछे बेसिकली कारण क्या था? उसका कारण यह था क्योंकि ग्लोबल कैपिटल अब ज्यादा मूव कर रही है और इस वजह से कंपनीज को प्रॉब्लम होती है। जब वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ये जानकारी ठीक से मिलनी चाहिए कि हाँ उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं। तो इसलिए इसके अंदर ग्लोबल कैपिटल की वजह से ऐसा ऐसा करके हम लोगों ने साथ किया। बाकी यूजर्स को क्या ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल भी होता है? ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल भी होता है। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ये ज्यादा डिस्क्लोजर्स करते हैं, ज्यादा डिस्क्लोजर्स करते हैं, फेयर वैल्यू का भी ज्यादा यूज करते हैं और बड़े प्रिंसिपल बेस्ड हैं। प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब हो गया कि हम अपने पास इसमें जो भी बात करते हैं कोई प्रिंसिपल के आधार पे करते हैं। हम ऐसे नहीं कह देते कि हाँ चलो ये इसको ऐसे ट्रीट कर लो। तो देयर आर सम प्रिंसिपल्स, उनको हम फॉलो करते हैं और हमारे यहां पर सब्सटेंस ओवर फॉर्म को बड़ी प्रिसाइजली फॉलो करने का प्रयास किया जाता है। ये कारण थे, पुराने स्टैंडर्ड्स में ये कमियां थी जिस वजह से हमारे इंड एएस जो थे वो इंटरनेशनली प्रचलित हुए और इंडिया को भी अल्टीमेटली लेकर आना पड़ा। जो ये स्टैंडर्ड्स हमारे इंडिया में आए तो इसकी एप्लीकेशन करने के लिए भारत सरकार ने कंपनीज एक्ट, कंपनीज के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 जारी किए, जिसका बेसिकली यही हमारा गवर्निंग का सिस्टम है, यानी कि इसी से गवर्न हो रहे हैं हम। अपने पास इसमें जब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इंडिया में इसकी एप्लीकेशन कब शुरू हुई और कहां तक गई, वैसे ये पूछा नहीं जाना चाहिए आपसे, बट हम फिर भी बात कर रहे हैं। 1/4/15 से ये वॉलेंटरी स्टार्ट हो गए थे यानी कोई भी आदमी वॉलेंटरी ऑप्शन लेना चाहे तो 1/4/15 से ये चालू है। बट बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी को शुरुआत में एनबीएफसीज को ही मना किया था, ये वॉलेंटरी एप्लीकेशन नहीं करते। आज की डेट में भी बैंक्स अपने यहां पर इंड एएस अप्लाई नहीं करते, इंश्योरेंस कंपनियां नहीं अप्लाई करती और आजकल इंड एएस एनबीएफसीज पर 100% लग चुके हैं, इसलिए उनके लिए वॉलेंटरी का कॉन्सेप्ट अब रेलेवेंट नहीं है। तो वॉलेंटरी पर उन्होंने कहा कोई भी कंपनी लगाना चाहे तो लगा सकती है।
फिर एक डेट आई 1 अप्रैल 2016, यहां से इंडियस हमने अप्लाई करने शुरू कर दिए, चाहे कंपनी लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है, जिनकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ के बराबर या उससे ज्यादा थी, उन्होंने कह दिया जी आपको अपने पास 1/4/2016 से इंडियस लेके आना है। बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस टाइप कंपनियां जो थी, वो इस डेट से इंडियस अपने पास लगा रही हैं, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, जिनकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। यहां सवाल उठता है नेटवर्थ का क्या मतलब है। नेटवर्थ का मतलब है जो आपका नेटवर्थ कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है 2 सब सेक्शन 57 में, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो ले लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी अगर इन द नेचर ऑफ इक्विटी हो तो हम साथ में ले लेते हैं। इसके अलावा फ्री रिजर्व्स भी हम सारे के सारे लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेंगे, लेकिन हम रीवैल्यूएशन रिजर्व टाइप इस तरह के रिजर्व्स को अपने पास नहीं लेंगे। कैपिटल रिजर्व भी अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट का है, प्रमोटर्स ग्रांट का है, तो उसको भी साथ में ले लिया जाएगा। अगर कोई लॉसेस हैं तो लॉसेस को माइनस कर दिया जाएगा। ये क्या निकलाएगी, दिस इज योर नेटवर्थ। तो आपको इसमें क्या लिस्टेड और अनलिस्टेड के बारे में बोला गया, उन्होंने कहा कोई भी हो जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है उसको इस डेट से अप्लाई करने पड़ेंगे। नेटवर्थ किस डेट को देखनी है, 31/3/2014 से आपने नेटवर्थ देखनी है। तो अल्टीमेटली इस डेट तक अगर मान लीजिए बात करें 31 मार्च तक, तो नेटवर्थ हमने देखी कि 31 मार्च 2016 तक अगर इसमें से कभी भी 31 मार्च को उसकी नेटवर्थ इतनी हो गई है तो हम उसे क्या बोल देंगे, हम उस पर इंडियस अप्लाई करना शुरू कर देंगे। इसको फेज 1 का नाम दिया गया, क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में फेज 1 पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए हमने वर्ड फेज 1 फेज 2 का नाम देना शुरू किया। आजकल ये चीज रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये लिमिट बदल चुकी। आज की डेट में फेज 2 में 1/4/2017 से हमने कह दिया ऑल लिस्टेड कंपनीज, हम उनकी बात कर रहे हैं। ध्यान देना, लिस्टेड को जब बोलते हैं तो लिस्टेड मतलब एक्सेप्ट एसएमई, जो एसएमई एक्सचेंज है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो एसएमई एक्सचेंज के अलावा जो लिस्टेड हैं, या अगर कोई अनलिस्टेड है जिसकी नेटवर्थ कितनी है, जिसकी नेटवर्थ है 250 करोड़ उससे ज्यादा या उसके बराबर, नेटवर्थ का मतलब वही है, हमने उसको इस डेट से कवर कर दिया। नेटवर्थ किस डेट को देखनी है, 31/3/2014 से देखनी है। इसका मतलब अगर कभी भी इस डेट से पहले 31 मार्च 2017 तक अगर आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ हो गई तो आप 1/4/2017 से अप्लाई करेंगे। और चूंकि ये रूल अभी भी चल रहा है तो इसका मतलब ये कि आज भी अगर कोई कंपनी नेटवर्थ की लिमिट को ब्रीच कर लेती है, 250 करोड़ के इक्वल या उससे ऊपर चली जाती है, उस कंपनी पर इंडियस अप्लाई उसी साल से हो जाएंगे। उस साल मतलब उसके अगले साल से जो 1 अप्रैल आएगी उधर से अप्लाई हो जाएंगे। यह ध्यान रखना कि आप जब भी इंडियस अप्लाई करते हैं, चाहे वॉलंटरी करें, चाहे यहां पर करें, चाहे यहां पर करें, इन ऑल द सिचुएशंस यू कांट रिवोक। आप एक बार अगर इंडियस पे आ गए तो आप हट नहीं सकते। यू कांट अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद आप एएस अप्लाई नहीं करेंगे, आप इंडियस अप्लाई करेंगे। किस पर अप्लाई करेंगे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी तथा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी, आपको दोनों जगह ये अप्लाई करने पड़ेंगे। आप ये स्टैंडर्ड फुल फैमिली पर लगाएंगे। फुल फैमिली का मतलब क्या हो गया, आप अपने पेरेंट पर भी लगाएंगे, आप अपने एसोसिएट पर भी लगाएंगे, आप अपने ज्वाइंट वेंचर पर भी लगाएंगे, आप अपनी सब्सिडरी पर भी लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इन सब का मीनिंग जो होगा वो, इन सब का मीनिंग क्या होगा, एज पर इंडियस होगा। इसका मतलब सब्सिडरी का मतलब भी एज पर इंडियस होगा, जिसके अंदर कंट्रोल की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, जो कि आपके कंपनीज एक्ट से अलग है। वैसे ही ज्वाइंट वेंचर में ज्वाइंट ऑपरेशंस इंक्लूडेड नहीं है, ओनली एंड ओनली ज्वाइंट वेंचर्स हैं। ज्वाइंट वेंचर्स वो होते हैं जो कि आपकी एक स्ट्रक्चर्ड बॉडी है जिसमें पार्टनर स्पेसिफिक एसेट्स और स्पेसिफिक लायबिलिटी को एट्रीब्यूट नहीं करते, उनके कोई एसेट के साथ सीधा संपर्क नहीं है। दे कंट्रोल द स्ट्रक्चर्ड एंटिटी बट दे डोंट कंट्रोल द एसेट्स डायरेक्टली। ओके, तो उनको हम बोलते हैं कि हमारे पास वो जॉइंट वेंचर्स हैं। ऐसे ही एसोसिएट्स भी होते हैं, वो भी आपके पास इंडिया 28 ने समझा रखे हैं। और होल्डिंग कंपनी की एक जनरल डेफिनेशन होती है, जो कंट्रोल कर रही है, जो इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। फुल फैमिली पर आपको इंडियस अप्लाई करने पड़ेंगे। और मैंने ये भी बता दिया किन पर हम बात नहीं कर रहे हैं, आज की डेट में भी बैंकों पर और इंश्योरेंस कंपनीज पर अभी भी इंडियस अप्लाई नहीं हो रहे हैं।
1 अप्रैल 2018 से एनबीएफसीज को भी कवर कर दिया गया, हालांकि वो डेट हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि एनबीएफसी आपके कोर्स में नहीं है। 1/4/2018 से अनलिस्टेड और लिस्टेड एनबीएफसीज की बात कर रहे हैं जिनकी नेटवर्थ कितनी थी, 500 करोड़ या उससे ऊपर थी। यहां पर भी हम अपने पास जो डेट्स हैं वो अपने पास चेक करते हैं 2016 ऑनवर्ड्स की हमारे पास क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल 2019 से भी हमने कवर कर दिए, ऑल लिस्टेड एनबीएफसीज को कवर कर दिया, अनलिस्टेड एनबीएफसीज को भी कवर कर दिया जिनकी नेटवर्थ कितनी थी, 250 करोड़। सारे रूल सेम है, नेटवर्थ का मतलब वही है, यू कांट रिवोक एएस, आपको अप्लाई करना नहीं है। इंड एएस अप्लाई करेंगे तो दोनों पर अप्लाई होंगे, एसएफएस पर भी और सीएफएस पर भी, फुल फैमिली को अप्लाई करने पड़ेंगे। थोड़ा सा एक इशू आता है जब हम बोलते हैं फुल फैमिली, उसकी चर्चा हम बीच में कर देंगे। अभी बैंकों पर अप्लाई नहीं हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनी पर अप्लाई नहीं हुए हैं, इसका मतलब इसके आगे की कहानी एज इट इज अभी भी चलती जा रही है। तो ऑल एनबीएफसीज विच आर लिस्टेड वो इंड एएस लगाती हैं, ऑल एनबीएफसीज जो कि अनलिस्टेड हैं और उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई है वो भी इंड एएस लगाती हैं। और ऐसे ही कंपनियों पर भी सेम रूल आज भी चल रहा है। अब इसमें एक स्पेशल सिचुएशन क्या आती है कि जिनको हमने मना कर दिया कि जो इंड एएस अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे फॉरेन की कंपनी अप्लाई नहीं करेगी, जैसे बैंक अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी अप्लाई नहीं करेगी, क्या इनका पाला किसी ऐसी कंपनी से पड़ सकता है जो कि इंड एएस अप्लाई कर रही है? इनका पाला एक ऐसी कंपनी से पड़ सकता है जो कि इंड एएस अप्लाई कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे? इन तीनों का इंड एएस इन पर अप्लाई हुए नहीं, इस पर इंड एएस अप्लाई हो गए, और ये दोनों कनेक्टेड हैं या तो होल्डिंग से, सब्सिडरी से, एसोसिएट से या जॉइंट वेंचर से। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में भाई जिस पर जो लग रहा है वो लगाएगा। जैसे बैंकों पर एएस लग रहे हैं वो एएस लगाएगी, इंश्योरेंस पर एएस लगते हैं एएस लगाएगी, फॉरेन कंपनी पे फॉरेन के स्टैंडर्ड लग रहे होंगे वो अपने स्टैंडर्ड लगाएगी। एक्स लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, वो इंड एएस लगा रही है, इंड एएस लगाती रहेगी। अगर ये पेरेंट है तो इसे डेटा देना पड़ेगा ना कंसोलिडेशन के लिए। भाई इस कंपनी को अपने बैंक को डेटा देना पड़ेगा कंसोलिडेशन के लिए, इस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को डेटा देना पड़ेगा कंसोलिडेशन के लिए। तो ऐसे में अगर ये पेरेंट बैंकिंग और इंश्योरेंस वाला है तो ये अपने एएस के हिसाब से इसको डेटा देना पड़ेगा। सरल भाषा में जो सब्सिडरी या जूनियर कंपनी होगी, they will make the statements as per the requirement of parent। अगर मान लो पेरेंट हमारे पास एएस लगा रही है तो ऐसे में ये अपने पास पेरेंट के अकॉर्डिंगली करेंगे। बात समझ में आती है? और अगर मैं आपसे कह दूं कि ये पेरेंट है और ये सब्सिडरी है तो ऐसे में अब इनको इसको डाटा देना है तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी इंड एएस लगाकर डाटा एक्स लिमिटेड को देंगे। इसका मतलब डाटा पेरेंट के पास जाएगा जो पेरेंट को चाहिए। पेरेंट को अगर इंड एएस वाला चाहिए तो ये दोनों इंड एएस वाला बना के भेजेंगे, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी भी इंड एएस वाला डाटा भेजेगी। और अगर मान लो ये पेरेंट है तो ये डाटा उनकी नीड के हिसाब से, अगर उनको एएस वाला चाहिए तो ये एएस वाला भेजेगी, फॉरेन कंपनी को फॉरेन का डाटा चाहिए तो फॉरेन का भेजेगी। फॉरेन की चर्चा हम कर नहीं सकते क्योंकि फॉरेन का हमारे से कोई लेना देना है नहीं है। तो दिस इज बेसिकली वन इंट्रोडक्टरी पार्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो हमने क्लासेस में भी पढ़ा। आपको अपने पास इस वीडियो से लास्ट डेज की रिवीजन में मदद मिलेगी। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।